वेलकम टू दीपक सर। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। हम लोग दोस्तों करंट अफेयर का क्लास आज करने वाले हैं। ये पहला क्लास है दोस्तों करंट अफेयर का। आज के बाद डेली आपको सुबह 6 बजे करंट अफेयर मिलेगा इसी चैनल पर दीपक सर जीके पे। तो ज़्यादा बात ना करते हुए दोस्तों हम लोग करंट अफेयर का क्लास को स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोग को जवाब अगर पता हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। ये है करंट अफेयर दोस्तों 7 तारीख का है आज के दिन का करंट अफेयर। मतलब जो कल बीता हुआ जो घटना था वो आज मैं एक वीडियो बना के आपको पेश कर रहा हूँ। तो पहला क्वेश्चन दोस्तों, तमिलनाडु सरकार ने ई वाहनों पर कितने प्रतिशत कर में छूट दिया है। तो तमिलनाडु सरकार ने दोस्तों ई वाहन मतलब बैटरी पर जो चलने वाला जो रिक्शा होता है उस पर कुछ छूट दिया है। अब इस छूट से दोस्तों क्या होने वाला है, जो ई वाहन की खरीदारी अधिक बढ़ जाएगी। तो सरकार ने जो छूट दिया है वो है 100% दोस्तों। मतलब इस वाहन पर जो छूट जो है 100% तमिलनाडु गवर्नमेंट ने दिया है। और ये बहुत ही अच्छा खबर है ई वाहनों चालकों के लिए, ई वाहन कंपनियों के लिए जो कि भारतीय मार्केट में ई वाहन बेचते हैं। खासकर तमिलनाडु के राज्य में ई वाहन का अब ज़्यादा ही प्रचलन स्टार्ट हो जाएगा क्योंकि आप सस्ता मिलने लगेगा। इस कारण से ई वाहन अच्छे से चलेगा। तो ये करंट अफेयर आपको ग्रुप डी और एनटीपीसी का जो आने वाला एग्जाम है उसमें पूछा जा सकता है। जो तमिलनाडु सरकार ने ई वाहनों पर कितने प्रतिशत में छूट दी है, कर में कितने प्रतिशत छूट दी है, तो वो 100% होगा। ओके दोस्तों, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए तमिलनाडु सरकार ने ई वाहनों चालकों पर 100% का छूट दी है। तमिलनाडु में बैटरी चलित वाहन अब और तेज गति से दौड़ सकेंगे। मीन्स और तेज गति से दौड़ने का मतलब हुआ जो अब छूट होने के कारण अधिक आदमी उसे खरीदेंगे क्योंकि सस्ता हो जाएगा। बैटरी चलित वाहनों पर साल 2022 तक मोटर वाहन टैक्स में छूट, मतलब ये जो है 2022 तक कर में छूट दिया गया, एक लिमिटेड समय तक छूट दिया गया है। ये भी ठीक है सरकार के द्वारा जो लिमिटेड समय तक अगर छूट दीजिएगा तो अधिक आदमी खरीद के चला सकते हैं क्योंकि समझेंगे जो 2022 के बाद इस पर रेट प्राइस बढ़ जाएगा। ठीक है। हुंडई के उपाध्यक्ष बीसी दत्ता ने कहा है कि पिछले साल प्रदेश में इलेक्ट्रॉनिक वाहन पॉलिसी पर टैक्स में 100% छूट की घोषणा की थी। इससे प्रदेश में इलेक्ट्रॉनिक वाहनों की बिक्री में इजाफा हो सकेगा। मतलब स्वाभाविक सी बात है, छूट होगा तो बिक्री बढ़ जाएगी। इस साल जुलाई में जो है, पिछले साल जुलाई में 25.3 लाख के शुरुआती मूल्य पर हुंडई ने देश की पहली इलेक्ट्रिक एसयूवी कोना लॉन्च की थी। मतलब पहली गाड़ी जो एसयूवी में जो है इलेक्ट्रिक कार कोना मतलब 25.3 लाख रुपया में शुरुआती प्राइस था। चलिए दोस्तों हम दूसरा क्वेश्चन की तरफ पर चलते हैं। अगर आप लोग क्रिकेट देखते हैं तो जरूर इसके बारे में जानकारी होगा। हाल ही में न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम का नया बल्लेबाजी कोच किसे नियुक्त किया गया है। तो हाल ही में जो है दोस्तों नया बल्लेबाजी कोच जो है आपको लुईक रॉन्की को घोषित किया गया है। लुईक रॉन्की जो है दोस्तों, लुईक रॉन्की का बहुत ही इंटरेस्टिंग करियर रहा है। लुईक रॉन्की जो कि रहने वाले न्यूजीलैंड के हैं लेकिन वो ऑस्ट्रेलिया में कुछ समय रहे। ऑस्ट्रेलिया में रहने के कारण उसे कुछ वनडे और कुछ टी20 खेलने का ऑस्ट्रेलिया की तरफ से भी मौका मिला। और न्यूजीलैंड जो है दोस्तों, न्यूजीलैंड जब उसे मतलब न्यूजीलैंड की टीम में जब मतलब वो न्यूजीलैंड वापस गए तो उसे न्यूजीलैंड की टीम में भी 2013-14 के लगभग में 2014 के लगभग में उनको अपने टीम में जगह मिला। और लगभग बहुत कम समय तक कुछ हाल फिलहाल कुछ समय में संन्यास लिए। वो विकेट कीपर बैट्समैन थे न्यूजीलैंड की तरफ से। अभी ब्रैडन मैकलम जो है दोस्तों कोलकाता नाइट राइडर्स के हेड कोच है। ठीक है दोस्तों, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए लुईक रॉन्की विकेट कीपर बल्लेबाज है। लुईक रॉन्की को न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम के बल्लेबाजी कोच के रूप में नियुक्त किया गया। उनका कार्यकाल वेस्टइंडीज के खिलाफ घरेलू श्रृंखला से शुरू हुआ। रॉन्की का जन्म न्यूजीलैंड में हुआ था लेकिन उन्होंने अपने अंतर्राष्ट्रीय करियर की शुरुआत ऑस्ट्रेलिया की तरफ से की थी। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के लिए 2008 में ऑस्ट्रेलिया के लिए शुरुआत किया था। और 2013 से 17 तक, मतलब 2014 मैंने बोला, 2013 से 17 तक न्यूजीलैंड के लिए खेला था। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूं आप लोग को समझ में आया होगा। चलिए, प्रसिद्ध अभिनेत्री रानी मुखर्जी, आप लोग रानी मुखर्जी को जानते ही होंगे। फिल्म मेहंदी में काम कर चुके उनके किस स्टार का हाल ही में निधन हो गया है। मतलब मेहंदी फिल्म में कौन सा स्टार थे जिसको हाल ही में उसका निधन हो गया है, तो वो फराज खान थे। कौन थे? फराज खान का हाल ही में निधन हो गया। फराज खान एक अच्छे एक्टर थे, बहुत सारे मूवी में उन्होंने काम किया है। और ये एक फिल्म था मेहंदी जिसमें रानी मुखर्जी के साथ भी फराज खान ने काम किया। 1996 में हिंदी फिल्म में
फेयरवेस्ट में हुआ था उनका, जो मतलब फराज खान का बॉलीवुड में डेब्यू जो 1996 में हुआ था फराज खान का डेब्यू। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, मध्य प्रदेश के निम्न में से किस टाइगर रिजर्व को यूनेस्को बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया गया है? तो किसे घोषित किया गया है बताइए, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ये जो है दोस्तों आपको पात्र टाइगर रिजर्व को, मध्य प्रदेश के टाइगर रिजर्व को बायोस्फीयर रिजर्व सूची में शामिल किया गया है। ये यूनेस्को के द्वारा वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ के माध्यम से निकाला जाता है दोस्तों। इसमें जैव संरक्षित क्षेत्र जिसे वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व में शामिल किया जाता है। वर्तमान में पात्र टाइगर रिजर्व जो है 56 बाघों का घर है, मतलब इसमें 56 बाघ है। पात्र राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश के पात्र और हजरतपुर जिले के सीमा पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से किसने अमेरिकी चुनाव के इतिहास में सबसे ज्यादा वोट हासिल करने का रिकॉर्ड अपने नाम किया है? तो अभी ही हाल फिलहाल में, मतलब अभी जो रिजल्ट भी फाइनल नहीं हुआ, अभी अमेरिका में जो है दोस्तों राष्ट्रपति चुनाव के लिए को लेकर काफ़ी ज़्यादा माथापच्ची चल रहा है जो कौन जीतेगा। और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने आरोप भी लगाया है जो बाइडेन पे, जो बहुत धांधली हो रहा है और वो जीते हुए हैं, लेकिन वहाँ पर कहीं जगह इलेक्ट्रिक वोटों की गिनती धांधली के जरिए किया जा रहा था। इस कारण से सुप्रीम कोर्ट में भी ये मामला गया है और अभी भी मतलब सस्पेंस बना हुआ है जो कौन राष्ट्रपति बनेंगे। लेकिन अभी जो बाइडेन बहुत आगे चल रहे हैं और जो बाइडेन को ही सबसे अधिक वोट मिले हैं। सबसे ज़्यादा वोट हासिल करने का रिकॉर्ड जो बाइडेन के नाम ही है दोस्तों। ठीक है, जो बाइडेन से पहले बराक ओबामा थे जो अमेरिका में सबसे ज़्यादा वोट लेने वाले थे, और उससे भी पहले 1996 में विल क्लिंटन को भी सबसे अधिक वोट मिला था। तो अभी के समय में जो बाइडेन अमेरिकी के इतिहास में सबसे ज़्यादा वोट लाने वाले राष्ट्रपति प्रतिनिधि बन चुके हैं। छठा नंबर क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र महासभा की प्रथम समिति ने परमाणु निरस्त्रीकरण पर भारत द्वारा प्रस्तुत कितने प्रस्तावों को स्वीकार किया गया है? मतलब देखिए दोस्तों, परमाणु हथियार से अभी दुनिया में बहुत ज़्यादा टेंशन चल रहा है, क्योंकि आप अगर जितने ताकतवर होंगे आप उतना ही आँख किसी को दिखाएगा। तो भारत की तरफ से एक प्रस्ताव घोषित किया गया था जिसमें परमाणु हथियारों को निरस्त करने, मतलब कम करने की कोशिश की गई थी, जिसमें से कई प्रस्ताव दिए गए थे, लेकिन उसमें से 2 प्रस्तावों पर मंजूरी मिली है। तो ये बहुत ही बड़ी कामयाबी है भारत के द्वारा संयुक्त राष्ट्र सभा में। तो दो भी बात अगर आपका संयुक्त राष्ट्र मान रहा है तो इसका मतलब आप बहुत अच्छे काम कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र महासभा की प्रथम समिति ने परमाणु निरस्त्रीकरण पर भारत द्वारा प्रस्तुत 2 प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। इसका उद्देश्य परमाणु दुर्घटना को जोखिम को कम करना और परमाणु हथियारों के उपयोग पर रोक लगाना है। यह समिति निरस्त्रीकरण के मुद्दे से निपटती और संयुक्त राष्ट्र से निरस्त्रीकरण उद्योग और जनेवा स्थित निरस्त्रीकरण सम्मेलन नामक संस्थान के साथ काम करती है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, दुनिया के लिए, पूरे वर्ल्ड के लिए, विश्व के लिए ये काफ़ी अच्छा संदेश है और काफ़ी अच्छा गुडविल जाएगा भारत के लिए, जो भारत युद्ध के प्रति क्या सोचते हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। विश्व वन जीवन कोष वर्ल्ड यूएफ की तरफ से एक रिपोर्ट के अनुसार साल 2050 तक भारत कितने शहरों पर पानी का संकट आ जाएगा? मतलब 2050 के रिपोर्ट के 2050 तक विश्व वन जीव कोष के हिसाब से है जो दोस्तों, जो भारत पे जल संकट आने वाले, तो कितने शहरों पर जल संकट आ सकता है 2050 तक? तो दोस्तों ये आंकड़ा 30 है। 30 शहर ऐसे हैं जहां पर जल संकट आने की उम्मीद है। इसमें से दोस्तों आप लोग को, जैसा कि भारत का बड़े महानगर सब भी शामिल है, जैसे दिल्ली, मुंबई, पुणे, ये सब जगह, कर्नाटक, ये सब क्या है, बड़े बड़े जगह जहां पर वायु प्रदूषित किया जाता है और सही से वहां पर खतरा मंडराने लगा है पानी का। इस प्रकार जो आप 2050 तक पानी का घोर संकट आ सकता है। ये संकट काफ़ी ही खराब है इस राज्यों के लिए। तो अब यहाँ के गवर्नमेंट को ये समझना चाहिए, वहाँ का वेदर को उस हिसाब से अनुकूल बनाना चाहिए, वहाँ के शहर को अच्छा से साफ़ सुथरा रखना चाहिए और वेदर को इस तरह से बनाना चाहिए, उस तरह से कंडीशन में लाना चाहिए जिससे दोस्तों वहाँ का वातावरण सुधर सके। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अमेरिका ने हाल ही में किस देश को 600 मिलियन अमेरिकी डॉलर के शस्त्र ड्रोन की बिक्री की मंजूरी दी है? 600 मिलियन अमेरिकी डॉलर दोस्तों, ये काफ़ी बड़ा अमाउंट है।
ये जो है दोस्तों ताइवान है, ये जो इसका आंसर होगा ताइवान। ताइवान जो है दोस्तों, जो कि 1949 के समय तक आपको चीन का हिस्सा माना जाता है, लेकिन गृह युद्ध के कारण ताइवान चीन से अलग हो गया। चीन जो है ताइवान को अभी भी अपना हिस्सा मानता है, लेकिन अमेरिका उसे चीन का हिस्सा नहीं मानता है। अभी ताइवान जो है, अभी ताइवान और चीन के बीच काफ़ी घोर संकट छाया हुआ है। तो इस डील के कारण चीन भी काफ़ी सुर्खियों में आया था। चीन ने कहा था जो आप उस देश पर मतलब ताइवान को हथियार ना दे, लेकिन अमेरिका तो अमेरिका अपनी बात ही करेगा। लेकिन चीन की तरफ से ये रवैया अपनाया गया है जो ताइवान को किसी भी तरह हासिल किया जाए। इस पर भी दोस्तों दुनिया की काफ़ी नज़रें बनी हुई है। हांगकांग का भी मसला चल रहा है, लेकिन ताइवान अभी बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा चल रहा है दुनिया के नज़रों में, दुनिया की राजनीति में। ठीक है दोस्तों, देखिए ताइवान जो है, अमेरिका ने हाल ही में ताइवान को 600 मिलियन अमेरिकी डॉलर के शस्त्र ड्रोन की बिक्री की मंजूरी दी। अमेरिका ने अक्टूबर 2020 के अंत में ताइवान को हार्पून मिसाइल सिस्टम की बिक्री को मंजूरी दी थी। चीन की वर्तमान सत्तारूढ़ कम्युनिस्ट पार्टी को ताइवान पर दबाव बनाती रहती है। साल 1949 में गृह युद्ध के दौरान ताइवान चीन का मुख्य भूमि से अलग हो गया था, मतलब मुख्य भूमि से अलग होकर अपना एक राष्ट्र और अपना एक देश की निर्माण किया था। ठीक है दोस्तों, तो आशा करता हूँ आप लोग को दोस्तों ये क्लास पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया है दोस्तों तो इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। और थैंक यू फॉर दोस्तों वॉचिंग। थैंक यू फॉर। जय हिंद, जय भारत।